सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जाने वाला एक शेर है। वो समझते थे कि तूफान में कश्ती डूब जाएगी। उन्हें क्या पता था कि मौजों को चीरना हमारी आदत है। 15 अगस्त 1947 को जब हिंदुस्तान अपनी आजादी का जश्न मना रहा था, तब लंदन में कुछ आवाजें उस जश्न को, उस उल्लास को गलती बता रही थी। जी हां, गलती। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल समेत कई ब्रिटिश आलोचक भारत के भविष्य को लेकर बेहद आशंकित थे। आजादी के बाद भारत के टूटकर बिखर जाने की भविष्यवाणी तक कर दी गई थी। लेकिन हुआ क्या? हवा में मुट्ठी उछालकर जिसके नाकाम होने के दावे किए गए, उसका दम, उसकी ताकत आज दुनिया देख रही है। 7 दशक पहले जिन आलोचकों ने हिंदुस्तान को कमजोर या फिर खत्म ही मान लिया था, उन्हें यह नहीं पता था कि यह देश उस बीज की तरह है जो मिट्टी के भीतर से और ज्यादा ताकतवर होकर बाहर आता है। आज भारतीय इंजीनियर्स दुनिया की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज का नेतृत्व कर रहे हैं। आज भारत चांद पर उतर चुका है, मंगल तक पहुंच चुका है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में नई छलांग लगाने की पूरी तैयारी भारत की है। यह कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, यह कहानी है भारत के आत्मविश्वास की, भारत की मेहनत की, आत्मनिर्भर बनने की। जब देश आजाद हुआ था, तब एक साथ उसे कई मोर्चों से लड़ना था। गरीबी, बेरोजगारी, कम औद्योगिक क्षमता, शिक्षा की कमी, ऐसी और न जाने कितनी समस्याएं। लेकिन भारत के नेताओं और वैज्ञानिकों ने यह समझ लिया था कि अगर देश को मजबूत बनाना है तो विज्ञान और टेक्नोलॉजी को विकास का आधार बनाना होगा। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बड़े साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च सेंटर्स और इंजीनियरिंग एजुकेशन पर ज्यादा जोर दिया। और यह बात बिल्कुल साफ थी कि जिस देश के पास में नॉलेज और टेक्नोलॉजी है, वही भविष्य की दशा और दिशा तय करता है। और भारत ने तय किया कि वो केवल टेक्नोलॉजी का कंज्यूमर नहीं रहेगा, वो टेक्नोलॉजी बनाएगा, उसे अपने लोगों तक पहुंचाएगा और एक दिन दुनिया को अपनी क्षमता भी दिखाएगा। भारत की टेक्नोलॉजी जर्नी का पहला बड़ा कदम था शिक्षा और वैज्ञानिक संस्थानों का निर्माण। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि आईआईटीज की स्थापना इसी सोच का नतीजा थी। इन संस्थानों ने देश को वैज्ञानिक, इंजीनियर, रिसर्चर्स और टेक्नोलॉजी लीडर्स दिए। इसके साथ ही साथ सीएसआईआर, एटॉमिक एनर्जी कमीशन और कई ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस ने भारत में साइंटिफिक कंट्रीम को बहुत ज्यादा मजबूत किया। और ये एक ऐसा कल्चर था जो सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए टर्निंग पॉइंट बन रहा था, साइंटिफिक कल्चर। और भारत ने धीरे धीरे अपने साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर ली जो दुनिया की मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम को भी तुरंत चुटकियों में हल कर सके। यह निवेश तुरंत दिखाई नहीं दिया, ये एक दूरदर्शी सोच थी। लेकिन यही वो नींव थी जिस पर आने वाले दशकों में भारत का स्पेस प्रोग्राम, न्यूक्लियर प्रोग्राम, आईटी इंडस्ट्री और डिजिटल रिवॉल्यूशन पूरी तरह से खड़ा होता दिखाई दिया। और न सिर्फ भारत को फायदा पहुंचा रहा था, बल्कि पूरी दुनिया की निगाह भारत पर थी। भारत की टेक्नोलॉजी स्टोरी में सबसे महत्वपूर्ण लेसन यही है, पहले देश के टैलेंट बनाना और फिर टैलेंट ने देश को बनाना शुरू किया। अंतरिक्ष में भारत की उड़ान। अगर देश की टेक्नोलॉजी जर्नी को किसी एक क्षेत्र ने सबसे ज्यादा गौरव दिया तो वो है अंतरिक्ष विज्ञान। 1969 में इसरो की स्थापना हुई और उस समय भारत का स्पेस प्रोग्राम बहुत ही छोटे स्तर से शुरू हुआ था। कहा यह जाता है कि शुरुआती दिनों में वैज्ञानिक उपकरण कभी-कभी साइकिल पर या साइकिल जैसे बहुत ही छोटे साधारण वाहनों पर रखकर ले जाए जाते थे। और भारत ने स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल केवल प्रतिष्ठा के लिए नहीं किया, बल्कि देश की समस्याएं हल करने के लिए किया। मौसम की जानकारी, कम्युनिकेशन, टेलीविजन, ब्रॉडकास्टिंग, नेविगेशन और ऐसे ही कई और चीजें, जिसमें कि डिजास्टर मैनेजमेंट सबसे महत्वपूर्ण था।
इसके साथ ही साथ भारत, जो कि कृषि प्रधान देश है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में इसी टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान था। और इन सभी क्षेत्रों में सैटेलाइट्स ने भी भारत को एक नई क्षमता दी। 1975 में भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट अंतरिक्ष में पहुंचा। और ये सिर्फ एक सैटेलाइट लॉन्च नहीं था, ये संदेश था कि भारत अब टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपना एक अलग मकाम बना चुका है, अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। और इसके बाद भारत ने अपनी लॉन्च व्हीकल्स विकसित भी किए। और फिर आया चंद्रयान मिशन। इसके बाद नंबर आया मंगलयान का, जिसने भारत की इंजीनियरिंग एफिशिएंसी को, बहुत कम लागत वाली स्पेस टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दिया। 2030 में चंद्रयान 3 की सफलता ने करोड़ों भारतीयों को गर्व से भर दिया। भारत ने यह भी दिखाया कि बड़े सपनों के लिए हमेशा बड़े बजट की जरूरत नहीं है, बल्कि बड़े विजन और दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है। और पूरी दुनिया इस वक्त भारत को बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देख रही थी। एक समय था जब भारत दूसरे देशों से टेक्नोलॉजी मांगता था, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता था। लेकिन आज दुनिया भारत के स्पेस इंस्टीट्यूशंस और साइंटिफिक कैपेबिलिटी को ध्यान में रख करके अपने कदम आगे बढ़ाती है। आईटी क्रांति का भी उदय हुआ। 1980 और 1990 के दशक में भारत में एक नई क्रांति ने जन्म लिया। और ये क्रांति खेतों या कारखानों में नहीं हुई, बल्कि कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर की दुनिया में हुई थी। भारत में कंप्यूटर्स का उपयोग बढ़ने लगा। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की संख्या धीरे धीरे भारत में बढ़ने लगी और धीरे धीरे सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनियां भारत में ही उभरती दिखाई दी। कई ऐसी कंपनियां थी, टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो जैसी ऐसी ही कंपनियां। भारतीय टैलेंट को वैश्विक बाजार से इन्होंने जोड़ा। और भारत की सबसे बड़ी ताकत थी अंग्रेजी भाषा का ज्ञान, मैथमेटिक्स पर मजबूत पकड़, इंजीनियरिंग टैलेंट और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी। धीरे धीरे बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाने लगा। यानी भारत ने बहुत तेजी से विकास किया। दुनिया के किसी कोने में जो सेंटर पूरी दुनिया के लिए निर्भरता का केंद्र हुआ था, अब भारत में ऐसे केंद्र विकसित होने लगे। लेकिन ये केवल बेंगलुरु की कहानी नहीं है, बल्कि चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, मुंबई, नोएडा और गुरुग्राम जैसे शहर भी इसी टेक्नोलॉजी और आईटी सर्विसेज के बहुत बड़े सेंटर बनकर उभरने लगे। भारतीय आईटी इंडस्ट्री ने दुनिया को एक ऐसा भरोसा दिया कि भारत के लोग सिर्फ काम करने वाले नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले। और ऐसे प्रोफेशनल्स भारत ने दिए। और ये सिर्फ भारत में ही काम नहीं कर रहे, बल्कि दुनिया भर में भारत के इस ज्ञान का लोहा मनवा रहे हैं। 1991 बदलाव का निर्णायक मोड़ आया। देश की टेक्नोलॉजी जर्नी में 1991 एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। यह वक्त था लिबरलाइजेशन का, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, यानी ऐसे आर्थिक लचीलापन जिससे कि पूरी दुनिया को भारत से जोड़ा जाए और भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए और ज्यादा खुलती दिखाई दे। विदेशी निवेश बढ़ने लगा, कई कंपनियां भारत आने लगी। भारतीय बिजनेसेस को ग्लोबल मार्केट की तरह अब जगह मिलने लगी और कंपटीशन तेज हुआ। टेक्नोलॉजी का भी तेजी से इस्तेमाल बढ़ने लगा और इसी दौर में कंप्यूटर्स और टेलीकम्युनिकेशंस, साथ ही साथ इंटरनेट भारत के आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा बनने लगे। अगर 1947 में भारत को राजनीतिक आजादी मिली, तो 1991 ने भारत को आर्थिक और टेक्नोलॉजिकल अवसर के दरवाजे खोलकर आजादी का ही जश्न मनाने का मौका दिया। नया डिजिटल मिडिल क्लास उभरने लगा भारत में और भारत ने धीरे धीरे यह समझ भी लिया कि टेक्नोलॉजी केवल बड़े शहरों और बड़ी कंपनियों के लिए नहीं, टेक्नोलॉजी का असली प्रभाव तब होगा जब वो आम नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के काम आएगा। डिजिटल इंडिया और यूपीआई की क्रांति इसी दिशा में बहुत बड़ा कदम था, जिसे एक माइलस्टोन भी कह सकते हैं। 21वीं सदी में भारत ने टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी छलांग लगाई।
डिजिटल इंडिया की छलांग। आधार ने करोड़ों लोगों को डिजिटल आइडेंटिटी दी। बैंक अकाउंट्स के विस्तार ने तो फाइनेंशियल इन्फ्लेशन को एक ऐसी रफ्तार दी कि फिर भारत दुनिया के तमाम ऐसे विकसित देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा दिखाई देने लगा। मोबाइल फोन्स और अफोर्डेबल इंटरनेट, ये दो ऐसी चीज थी जिसने बताया कि भारत में इस वक्त क्या हो रहा है। जो रफ्तार दुनिया के किसी कोने में हो, भारत उससे किसी भी कीमत पर पीछे नहीं था और लोगों को इंफॉर्मेशन और सर्विस से इसने जोड़ा। जैम ट्रिनिटी यानी जन धन, आधार और मोबाइल ने गवर्नमेंट बेनिफिट्स और सीधे सीधे फाइनेंशियल सर्विसेज को नागरिकों तक पहुंचाने का रास्ता साफ कर दिया। लेकिन भारत की डिजिटल स्टोरी का सबसे बड़ा नाम है यूपीआई। यूपीआई ने पेमेंट को इतना आसान बना दिया कि एक छोटा दुकानदार, एक स्टूडेंट, एक किसान, एक बड़ी कंपनी सब एक ही डिजिटल सिस्टम का उपयोग करते दिखाई दिए। कुछ साल पहले तक पैसे भेजने के लिए कैश, चेक या फिर बैंक ट्रांसफर की जरूरत पड़ती थी और अपने आप में वो एक बड़ा कठिन काम हुआ करता था। लेकिन अब तकनीक का सहारा भारत ने लिया और यूपीआई भारत का, सिर्फ भारत के ही नहीं, अब दुनिया के लिए भी काम आने वाली चीज बन गया। बस पलक झपकते वो सारा काम जिसके लिए घंटों बर्बाद होते थे, आज केवल एक मोबाइल फोन और क्यूआर कोड से पेमेंट हो जाता है। और ये सिर्फ एक सुविधा नहीं है, ये आर्थिक भागीदारी का विस्तार है। अब छोटा व्यापारी भी डिजिटल इकोनॉमी का हिस्सा है, गांव से ग्लोबल तक। और उसका दूसरा बड़ा फायदा था जो शायद ऐसे खुली आंखों से दिखाई नहीं देता। पूरी अर्थव्यवस्था की एक तरह से निगरानी हो रही थी कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो उस सिस्टम से बाहर का पैसा चला रहा हो। और इसीलिए अब सब कुछ एक लाइन में था और यह था इसी यूपीआई के जरिए। भारत की टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन की सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि सिर्फ महानगरों तक ही सीमित नहीं रही। आज इंटरनेट और स्मार्टफोन ने तो गांव-गांव को आपस में जोड़ दिया है और ये पूरी डिजिटल दुनिया एक दिखाई दे रही है। क्या गांव, क्या शहर, क्या कस्बा, दुनिया के बड़े से बड़े शहर से अब भारत का छोटा से छोटा गांव जुड़ा दिखाई देता है। किसान मौसम की जानकारी हासिल कर सकता है, छोटा व्यापारी ऑनलाइन मार्केट तक सीधे पहुंच सकता है, स्टूडेंट्स डिजिटल कोर्स कर रहे हैं, अगर वो इंस्टीट्यूशन तक नहीं पहुंच सकते तो सीधे घर बैठे वो उनके छात्र बन सकते हैं, मरीज ऑनलाइन कंसल्टेशन ले रहे हैं और ऐसे में जो बड़े शहरों तक, बड़े डॉक्टर्स तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो छोटी जगहों पर ही बड़े डॉक्टर्स से कंसल्टेंसी ले रहे हैं। नागरिक, सरकारी सेवाएं, ये तमाम चीजें अब घर बैठे पहुंच रही है लोगों तक। आज भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम भी तेजी से आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। फिटनेस, हेल्थ टेक और एज टेक, ऐसी कई और ई कॉमर्स, क्लीन एनर्जी और स्पेस टेक्नोलॉजी, कई ऐसे क्षेत्र भारत ने इतनी तेजी से कदम आगे बढ़ाए कि दुनिया जो पहले सवाल खड़े करती थी अब आश्चर्य से देख रही है। हर क्षेत्र में भारत एंटरप्रेन्योर के तौर पर नए सॉल्यूशंस भी दे रहा है। भारत की ताकत अब केवल बड़े शहरों में नहीं बल्कि छोटे छोटे शहरों में, कस्बों में भी दिखाई देने लगी है। अब जरा सोच कर देखिए, जिस देश में कभी टेक्नोलॉजी कुछ चुनिंदा लोगों तक ही सीमित थी, ये सिर्फ उनके पहुंच की चीज मानी जाती थी, अब ये टेक्नोलॉजी करोड़ों लोगों के हाथ में पहुंच चुकी है। यानी हर कोई बराबर है। लेकिन अब एक कदम आगे बढ़ाने की बारी थी। अब बारी थी एआई की। आईटी के दौर में भारत ने दुनिया के लिए सॉफ्टवेयर बनाया। डिजिटल इंडिया ने करोड़ों लोगों को टेक्नोलॉजी से सीधे जोड़ा। लेकिन अब दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के नए दौर में पहुंच रही थी। और सवाल ये कि इस दौर में भारत आखिर कहां खड़ा है? भारत की ताकत क्या है? भारत के पास लाखों इसी तरह के इंजीनियर्स, प्रोग्रामर्स और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं जो एआई पर काम कर रहे हैं। लेकिन भारत की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसके लोग नहीं, भारत के पास टैलेंट मौजूद है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है और करोड़ों लोगों का बड़ा बाजार भी है। यूपीआई डिजिटल ऐसी आइडेंटिटी है जो अब पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र है। सस्ता है। अब इंटरनेट करोड़ों लोगों को डिजिटल दुनिया से जोड़ रहा है
यही चीज एआई के लिए भारत को खास भी बनाती है। सोचिए, एक किसान अपनी भाषा में एआई से खेती की सलाह ले रहा हो, एक छात्र एआई की मदद से अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा हो, जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं वो एआई की मदद से सॉल्व हो रहे हो, एक डॉक्टर मरीज की बीमारी समझने के लिए एआई की मदद ले रहा हो और बहुत ज्यादा वक्त न लगाते हुए तुरंत उसका सोल्यूशन दे रहा हो, एक छोटा सा दुकानदार एआई की मदद से अपना सारा कारोबार बढ़ा रहा हो। यानी एआई सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, आम लोगों की जिंदगी बदलने का एक बड़ा जरिया बन चुकी है। लेकिन असली चुनौती क्या है, यह समझना जरूरी है। एआई की अगली दौड़ सिर्फ चैटबॉट बनाने की नहीं है, असली मुकाबला होगा किसके पास ज्यादा ताकतवर कंप्यूटर्स हैं, बेहतर चिप्स हैं, सही डेटा है और सबसे अच्छे एआई बनाने वाले लोग मौजूद हैं। आईटी के इस दौर में भारत ने दुनिया के लिए सॉफ्टवेयर बनाया था और अब सवाल ये कि क्या एआई के दौर में भारत दुनिया के लिए नई टेक्नोलॉजी बनाएगा? और यही भारत के सामने अगली बड़ी चुनौती भी है और शायद सबसे बड़ा मौका भी। और यह सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, बल्कि भारत के आत्मविश्वास, प्रतिभा, मेहनत और आत्मनिर्भर बनने की एक नई कहानी है। अगर आपको भारत के हिस्ट्री, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पेस मिशन और डिजिटल इंडिया पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं हूं प्रशांत जोरे, स्क्रिप्ट लिखी जयशंकर ने। देश और दुनिया की हर खबर से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ 18 ऐप डाउनलोड कीजिए और हरदम आगे रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।